नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं शनि के गोचर के ऊपर। शनि इस समय अपनी राशि कुंभ में, बल्कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहा है और लगभग 2 साल कुंभ राशि में ही रहेगा। विभिन्न लग्नों के लिए इस गोचर का क्या मतलब है, क्या प्रभाव है, इसकी मैं बात करूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं 4 लग्नों की बात करूंगा, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। एक बार फिर से दोहरा देते हैं शनि के कारकत्व। अगर व्यापक अर्थों में देखें तो शनि प्रजातंत्र का प्रतीक है और इसीलिए स्वतंत्र भारत में या लोकतांत्रिक देशों में शनि का बहुत महत्व है। इसके अलावा शनि न्याय का प्रतीक है, इसीलिए शनि की एक ऐसी लग्न जिसमें शनि योग कारक होता है, तुला लग्न, उसके व्यक्ति अच्छे न्यायाधीश बनते हैं क्योंकि शनि न्याय का प्रतीक है, न्याय उसका एक कारक है। इसके अलावा शनि जनता का प्रतिनिधि है। अब अगर व्यक्ति विशेष की बात करें, कमजोर व्यक्तियों का, समाज के कमजोर वर्ग का, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, महिलाओं में जिन्हें अबला कहा जा सकता है, सचमुच की अबला, सताई हुई महिलाएं, ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी बड़े पद पर हों, यह भी हो सकता है कि उन्होंने कोई विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की हो, प्रसिद्धि प्राप्ति की हो। लेकिन जैसा कि नियम है करीब करीब सारे संसार का और विशेष करके भारत जैसे देशों का, एशियाई देशों का, महिला अबला ही रहती है, चाहे उसे कितना बड़ा पद क्यों न मिल जाए और चाहे उसे कितनी प्रसिद्धि या कितनी उपलब्धि क्यों न मिल जाए। तो इस तरह की महिलाओं, ऐसे कमजोर व्यक्ति, चाहे वह बीमारी की वजह से, आयु की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से या सामाजिक स्थिति की वजह से कमजोर हैं, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे स्त्री पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है शनि। अब फिर से शनि के ऊपर एक वीडियो की क्या जरूरत है? शनि के कुंभ राशि में गोचर का वीडियो पहले मैं बना चुका हूं और उसमें भी मैंने 4 राशियां, 4 लग्न ली थी। अब एक परिवर्तन यह आ रहा है कि शनि 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री हो रहा है। अब वक्री का क्या मतलब होता है? ग्रहों की गति 2 तरीके से होती है। एक कहलाती है मार्गी गति। मार्गी गति में ग्रह राशियों के बढ़ते हुए क्रम में गति करता है, या आप कह सकते हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में गति करता है। सूर्य और चंद्रमा, इनकी गति सदैव मार्गी होती है, ये कभी भी वक्री नहीं होते। लेकिन पहले वक्री का मतलब समझ लें। वक्री का अर्थ होता है जब ग्रह अपनी सामान्य गति को छोड़ दे और बढ़ती हुई राशि के विपरीत क्रम, अर्थात घटती हुई राशियों के क्रम में गति करने लगे, तब उसे वक्री गति कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं, उनकी गति सदैव मार्गी होती है राशियों के बढ़ते हुए क्रम में। राहु और केतु की गति सदैव वक्री होती है, अर्थात राशियों के घटते हुए क्रम में। बाकी जो 5 ग्रह बचते हैं, जिसमें चंद्रमा हुआ 1, मंगल दूसरा हुआ, बुध तीसरा हुआ और बुध चौथा हुआ,
फिर से मैं दोहरा देता हूं, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इस तरह से यह 5 ग्रह, कुल मिला के 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 की गति सदैव मार्गी हुई, सूर्य और चंद्र, 2 की सदैव वक्री हुई, राहु और केतु, बाकी बचे 5 ग्रह। वे कभी मार्गी गति में रहते हैं और कभी वक्री गति में, ज्यादातर गति मार्गी ही होती है। तो शनि 17 जून को वक्री हो गया है, कुंभ राशि में ही वक्री हुआ है। इसका मतलब उसके अंश कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन यह अपनी राशि मकर में नहीं जाएगा, कुंभ में ही मार्गी रहेगा, वक्री रहेगा। कभी कभी कोई ग्रह वक्री होकर अपनी पिछली राशि में भी पहुंच जाता है, लेकिन शनि के साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो अब अगर एक जनरल बात करें तो शनि अपनी कुंभ राशि में है, बलवान है, इसलिए शनि का यह गोचर शुभ फलदायक है लोकतांत्रिक देशों के लिए, समाज के कमजोर व्यक्तियों के लिए। अब जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसके बल में एक और बल जुड़ जाता है जिसे चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल का मतलब होता है कि वह लगातार चेष्टा करता रहता है, एक बार असफल होता है, दूसरी बार असफल होता है, लेकिन चेष्टा करना बंद नहीं करता और फिर ऐसी संभावना होती है कि वह सफल हो जाए। वक्री ग्रह के कुछ नियम जो क्लासिक बुक्स में लिखे गए हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। पहला यह है कि यदि वक्री ग्रह अपनी नीच राशि में है तो अपनी उच्च राशि के जैसा फल देता है, मतलब बलशाली ग्रह की तरह फल देता है। और यदि ग्रह वक्री होकर अपनी उच्च राशि में है तो अपनी नीच राशि का फल देता है। लेकिन व्यवहारिक ज्योतिष में इसे सही नहीं पाया गया। हां, यदि ग्रह अपनी नीच राशि में है और उसे चेष्टा बल मिल जाता है तो वह कुछ ना कुछ कर गुजरता है, वह कमजोर होकर भी चेष्टा किया करता है और कभी कभी सफल भी हो जाता है। अब अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में है, उसे चेष्टा बल भी मिल जाता है, तब वह और बलवान हो जाता है। सामान्यतः बढ़िया फल देता है, अच्छे फल देता है, लेकिन कभी कभी एक सीमा से अधिक बलशाली होना व्यक्ति को अविवेकी बना देता है, घमंडी बना देता है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभुता पाही काहि मद नाहि। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभुता मिलने पर, जिसे सत्ता की शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं होता है। इसलिए एक लिमिट से ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा बली होने पर भी कुछ व्यक्ति, सारे व्यक्तियों के लिए तो वैसे नहीं कहा जा सकता, कुछ गलत कर बैठते हैं। और अगर भारत की बात करें तो जब भी कोई सरकार बहुत ज्यादा बलशाली हुई है, जैसे एक केस राजीव गांधी का है और दूसरा मोदी जी का है, तब जो निर्णय हुए हैं वे भारत के आम व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं साबित हुए। तो जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभुता पाही काहि मद नाहि, तो काहि तो नहीं कह सकते हैं, सारे लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन 2 शासन कालों में ऐसा साफ साफ देखने को मिला है। तो अब बात हो गई ज्येष्ठा बल की। फिलहाल शनि अपनी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है,
उसे चेष्टा बल भी मिल गया है और बलशाली हो गया है। तो अब विभिन्न लग्नों के लिए कैसा फल करेगा यह मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न। मेष लग्न में कुंभ राशि पड़ती है 11वें भाव में, और मेष लग्न के लिए शनि होता है दशमेश और एकादशेश, 10वें और 11वें भाव का स्वामी। 11वें भाव का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में, 10वें भाव का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत अच्छे फल देगा। किससे संबंधित? 10वें भाव से संबंधित, कर्म से संबंधित, आय से संबंधित। अब यहां एक और बिंदु ध्यान रखने लायक है। जब शनि गोचर कर रहा है 11वें भाव से, 11वें भाव में है गोचर में, तब भाव भी बली हो गया और भावेश भी बली हो गया। तो आय वाले भाव के अच्छे फल मिलने ही मिलने हैं। 10वें भाव के फल अच्छे तभी मिलेंगे जब 10वां भाव किसी तरीके से कमजोर ना हो, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी शनि तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, चेष्टा बली भी हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जन्म कुंडली में 10वां भाव किसी तरीके से कमजोर हो और व्यक्ति को शनि की महादशा मिली हुई हो, तब कर्म के लिहाज से, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए थोड़ा सा एक कठिन स्थिति बनेगी, लेकिन आय निरंतर होती रहेगी और उसमें वृद्धि भी होगी, धीरे धीरे होगी, जो शनि के गुणों का परिचायक है। अब बात करते हैं वृष लग्न की, और स्वतंत्र भारत की लग्न भी वृष लग्न ही है। तो वृष लग्न के व्यक्ति और अपना देश, इसके लिए क्या होगा? इसमें शनि गोचर कर रहा है 10वें भाव से, योग कारक है वृष लग्न के लिए। 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी है, नवमेश है और दशमेश है। इस तरह से बहुत अच्छे फल देने में समर्थ है यदि शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। अब भारत की अगर कुंडली की बात करें तो भारत की 10वें भाव में शनि की राशि कुंभ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो यहां की जनता है वह लगातार प्रयास है अपने उत्थान के लिए, और उसी के उत्थान से देश का भी उत्थान होना है। अब उसे एक और बल मिला जा रहा है, चेष्टा बल। इसका मतलब यहां की जनता, यहां का आम आदमी, यहां का कमजोर आदमी, यहां की स्त्रियां, यहां के पुरुष, आम व्यक्ति निरंतर जो प्रयत्न में है कि उनकी और देश की स्थिति में कुछ सुधार हो, उसमें एक और बल जुड़ जाएगा, चेष्टा का। मेष लग्न के लिए शनि का गोचर होना एक अच्छी स्थिति, वृष लग्न के लिए शनि का गोचर होना, शनि का गोचर में वक्री होना एक बहुत अच्छी स्थिति। मैं दोहरा देता हूं, मेष लग्न के लिए शनि का कुंभ राशि में वक्री होना मेष लग्न के लिए एक अच्छी स्थिति है। वृष लग्न के लिए शनि का कुंभ में वक्री होना एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए इस देश के लिए भी अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में शनि होता है एक शुभ भाव, और सबसे शुभ भाव 9वें भाव का स्वामी, लेकिन साथ साथ 8वें भाव का भी स्वामी। तो शनि 8वें भाव से 9वें में आ चुका है, एक अच्छी बात है। 9वें भाव के अच्छे फल देगा, क्योंकि 9वें और नवमेश दोनों बली हुए जा रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, साथ ही साथ उसे चेष्टा बल भी मिल गया है।
अष्टम भाव के भी अच्छे फल देने में शनि समर्थ है, लेकिन लग्न कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि कहीं अष्टम भाव पीड़ित तो नहीं है, किसी तरीके से अष्टम भाव कमजोर तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तब अष्टम भाव के भी अच्छे फल मिलेंगे और व्यक्ति को विरासत में, वरासत में या पेंशन का पैसा यदि किसी तरह से उसे नहीं मिल रहा है या रुका हुआ है तो वह मिल सकता है। पेंशन शुरू हो सकती है और उसे बीमा का भी पैसा मिल सकता है, चाहे कोई उसकी पॉलिसी ही पूरी हो रही हो वही मिल जाए, लेकिन मिलेगा इस पीरियड में यदि अष्टम भाव अच्छी स्थिति में है तब। इसके अलावा नवम भाव के अच्छे फल मिलेंगे। अब नवम भाव के अच्छे फल क्या होंगे? व्यक्ति यात्राएं करेगा, लंबी यात्राएं, अच्छी यात्राएं, लेकिन अगर अष्टम भाव पीड़ित होगा तो उस यात्रा के साथ दुर्घटना भी जुड़ जाएगी। इसलिए मिथुन लग्न के लोगों को थोड़ा सावधानी की जरूरत है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है और अष्टम भाव में उसकी राशि कुंभ पड़ती है, जहां वह गोचर कर रहा है और चेष्टावली भी हो गया है अपनी वक्र गति के कारण। अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, अगर अष्टम भाव के कारकों की बात करें, मतलब विरासत, वरासत, इन सब चीजों की, उसके लिए एक अच्छी स्थिति है अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव पीड़ित नहीं है तब। पत्नी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी वाले भाव, पति वाले भाव, पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है। हाँ, ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति को ससुराल से कुछ फायदा हो कर्क लग्न वालों के लिए। बस आज इन्हीं 4 लग्नों की मैं बात करूंगा। इसके बाद फिर से 4 लग्न और तीसरे वीडियो में 4 और लग्न, इस तरह से कुल मिला के 12 लग्नों का फल शनि के वक्री होने का। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आखिर में एक और बात जो आखिरी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।